नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इन कड़ी में हम पिछले हफ्ते से आपसे गोवा के इनोवेटिव आइडियाज पर डिस्कस कर रहे हैं और लगभग 1.5 से 2 महीनों से हम आपसे विभिन्न स्टेट्स के विभिन्न राज्यों के नवाचार पुस्तिकाओं को एक एक करके आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और हम, जैसा मैंने कहा, हम इस वक्त जो आपसे डिस्कशन कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते में, वो हम कर रहे हैं गोवा के शिक्षकों द्वारा दिए गए उनके नवाचारों पे। हमने गोवा की जो नवाचार पुस्तिका प्रेषित की, अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे गोवा का लोगो बना हुआ दिखाई देगा, स्टेट ऑफ गोवा का, क्योंकि ये जो पुस्तिका है ये हमें गोवा के शिक्षकों द्वारा दी गई, जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज अपने दिए और जिनके इनोवेटिव आइडियाज सेलेक्ट हुए, उनके नवाचारों को हमने इस पुस्तिका पे कलमबद्ध किया, इन्हें प्रेषित किया। तो ऐसे ही नवाचारों की इस कड़ी में आज हम जिस नवाचार की बात कर रहे होंगे उसका नाम है राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण क्या है, आइए इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप वो प्रश्न, वो डाउट, वो क्वेश्चन लिख सकते हैं और सेशन के अंत पे मैं आपको टाइम दूंगा जहां पे आप अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपके मन में इस नवाचारों के अतिरिक्त आपके मन में इस प्रोग्राम दिस इज ZIIEI या शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार, इससे संबंधित कोई प्रश्न है, उदाहरण के तौर पे अवार्ड किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से नेशनल लेवल पर सम्मानित किए जा सकते हैं, किस तरीके से आपके आइडियाज इस नवाचार पुस्तिका में सिलेक्ट हो सकते हैं, ऐसे ही आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट है, तो आप सीधे जूम में मेरे साथ कनेक्ट करके मुझसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी कमेंट बॉक्स पे आप अपने प्रश्न या फिर अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सेशन के लास्ट पे मैं आपको टाइम दूंगा जहां आपके पास कोई आपके अनुभव है, कोई आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे हार्दिक खुशी होगी आपके अनुभवों को प्राप्त करके। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे माध्यम से आप देश के समस्त शिक्षकों तक अपनी बात पहुंचाएं जो हमसे जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आप बेशक अपनी बात मेरे माध्यम से, इस लाइव वेबिनार के माध्यम से देश के समस्त शिक्षकों तक, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, उन तक अपनी बात, अपने अनुभव पहुंचा सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, आज हम जिस केस स्टडी पे बात कर रहे होंगे उस केस स्टडी का नाम है नेशन बिल्डिंग या हिंदी में राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है राष्ट्र, दूसरा है निर्माण। मतलब राष्ट्र का निर्माण, कि एक बेहतर राष्ट्र की जो परिकल्पना हम सब करते हैं, कई बार जिसे हम राम राज्य बोलते हैं, एक बेहतर राष्ट्र किस तरीके से बन सकता है, आइए थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करते हैं। कोई भी देश तभी एकजुट हो सकता है, कोई भी देश हो दुनिया का, वो तभी एकजुट हो सकता है जब उस देश के नागरिक अपने मूल्यों का निर्वहन भली भांति करें, एक दूसरे के प्रति समादर की भावना हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हो और एक दूसरे के विचारों का खुले रूप से सम्मान किया जा सके। हम सब एक देश में या एक समाज में एकरूपता तभी ला सकते हैं, या किसी समाज में एकरूपता तभी आ सकती है जब हम सब एक उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर एक ही भाव से आगे बढ़ रहे हों। जब हमारे उद्देश्य एक से होंगे, जब हमारे भाव एक से होंगे, जब हमारे विजन, हमारे मोटिव एक से होंगे, तो निश्चित तौर पर हम एकजुट होंगे। और जब हम एकजुट होंगे, एकजुट होकर के कार्य करेंगे सभी देश के 130-135 करोड़ लोग, तो निश्चित तौर पर राष्ट्र निर्माण जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बेहतर रूप से हो सकेगा। अब हम बात अगर करें कि राष्ट्र निर्माण का शिक्षा में क्या महत्व है, तो हम सब जानते हैं कि वो शिक्षक ही हैं जो राष्ट्र निर्माता हैं। शिक्षकों को ही राष्ट्र निर्माता की उपाधि दी गई है। हमारा देश युवाओं का देश है और हमारे देश की लगभग 60% आबादी, वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हम एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन की बात करें
तो भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जनसंख्या की दृष्टि पर, जहां पे 60% जो हमारी आबादी है वो युवाओं की है। ये युवा आगे चलकर देश को किस प्रकार प्रगति पथ पर ले जाएंगे, देश कितनी तरक्की करेगा, किस तरीके से प्रगति पथ पर अग्रसर होगा, ये पूर्णतया निर्भर करता है कि आज उन्हें हम शिक्षक के तौर पर कैसे शिक्षा दे रहे हैं। यकीन मानिए, जैसी शिक्षा इन बच्चों को प्राप्त होगी वैसे ही देश का भविष्य का भी निर्माण होगा। और क्योंकि हम ही शिक्षक हैं, हम ही शिक्षा देते हैं, हम ही इन बच्चों को सही गलत की परिभाषा बताते हैं, हम ही इन बच्चों को एकजुट होकर के रहना बताते हैं, तो ये जिम्मेदारी बनती है हमें हमारी कि हम इनके अंदर राष्ट्र के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत करें, जिससे एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सके, जहां सब एक दूसरे के साथ अच्छे से, खुले विचारों के साथ, एक दूसरे के सम्मान के साथ, एकजुटता के साथ, आपसी भाईचारे और सामंजस्य के साथ रह सकें। और जब इस ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर एक बेहतर राष्ट्र की कल्पना जो हम कर रहे हैं वो संभव हो सके। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश की लगभग 60% आबादी युवाओं की है, और एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो भारत दुनिया का सबसे यंगेस्ट शहर है। तो फिर सबसे ओल्डेस्ट शहर कौन सा होगा? ओल्डेस्ट शहर आप कह सकते हैं, जनसंख्या के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप कह सकते हैं, या एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से मोनाको और जापान या जर्मनी ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट शहरों में से, ओल्डेस्ट देशों में से एक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण की, तो राष्ट्र निर्माण शिक्षकों के कंधे पर ही है। आप जैसे शिक्षा देंगे वैसे ही देश का भविष्य बनेगा। और आज का जो दौर है, अगर हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, तो आज के इस दौर में हमें डिजिटल इंडिया की भी बात अवश्य रूप से करनी पड़ेगी, क्योंकि आज का जो दौर है, जब तक हम टेक्निकली साउंड नहीं है, बच्चा जब तक टेक्निकल नॉलेज नहीं है उससे, तो काफी मुश्किल हो जाता है देश के लिए तरक्की कर पाना। क्यों? क्योंकि आज सारा सब कुछ अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर और इंटरनेट पर बहुत हद तक निर्भर है। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो उसका बहुत सटीक उदाहरण है। अब आपको इसमें से ईमेल भेजना हो, आपको मैसेजेस करने हो, आपको व्हाट्सएप करना हो, आपको वीडियो कॉल करनी हो, आपको एक्सेल शीट बनानी हो, आपको कोई प्रोडक्ट्स देखना हो, कुछ भी करना हो, आपको उसके लिए आपको कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हमें जो बेसिक टेक्निकलिटी है वो जानना या वो सीखना बहुत आवश्यक है। डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत, जैसा हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया, जिसमें लोगों को कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि की जानकारी मुहैया कराई जाती है। शिक्षक ने कहा कि सर, हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर इंटरनेट का बहुत इस्तेमाल है, और बच्चे को अगर आगे बढ़ना है, कुछ बेहतर करना है, तो उसे टेक्निकली भी साउंड होना पड़ेगा। एटलीस्ट टेक्निकल नॉलेज उसे कुछ हद तक तो होनी चाहिए इन सारी चीजों की। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सर, इस डिजिटल इंडिया कैंपेन के साथ कई सारी अपॉर्चुनिटीज आई, कई सारे स्कूल्स में, ब्लॉग्स पे कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए बच्चों के लिए, बच्चों की स्पेशल, बच्चों के लिए ही कंप्यूटर मुहैया कराए जाते हैं जहां पे उनकी ट्रेनिंग हो सके। और टीचर ने कहा सर, इसी के तहत हमने शुरुआत की कि बच्चों को किस तरीके से विभिन्न चीजें सिखाई जा सकें, किस तरीके से बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान किया कराया जा सके। जो राष्ट्र निर्माण के केस स्टडी है, इनके अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज में दो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, उन इनोवेटिव आइडियाज को जिन लोगों ने दिया है, आइए उन शिक्षक शिक्षिकाओं के नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये हैं एडमा कानियरो मैम, जो कि सैंगवम साउथ गोवा से हैं। दत्ता प्रसाद गांवकर सर हैं, जो कि सैंगवम साउथ गोवा से हैं। सुरेश राम गांवकर सर हैं, जो कि सैंगवम साउथ गोवा से ही हैं। अपर्णा ए नायक मैम है, जो कि सैंगवम साउथ गोवा से हैं। और किशोर ए केलकर सर हैं, जो कि सत्तारी नॉर्थ गोवा से हैं। तो ये वो टीचर हैं जिन्होंने इनोवेटिव आइडियाज दिए।
पहला इनोवेटिव आइडिया आता है कंप्यूटर नॉलेज का। कंप्यूटर नॉलेज जैसे मैंने आपसे कही कि बात कही कि डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं। आज का जो युवा है ये पूर्ण रूप से कंप्यूटर और इंटरनेट पर आश्रित है या डिपेंडेंट है। हम एक ऐसे इतिहास के रोचक समय पे रह रहे हैं जहां पे हम नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर कदम रख रहे हैं। सारा सब कुछ, सारी दुनिया एक बहुत छोटी सी जगह पे कंप्यूटर या एक मोबाइल में समाहित हो गई है। उदाहरण के तौर पे अगर आप आज से 50 साल पहले किसी व्यक्ति से बोलते कि मैं भारत में बैठे बैठे अमेरिका में किसी व्यक्ति से सीधे तौर पर बात कर लेता हूं, उसके चेहरे को देखते हुए, क्या काम कर रहा है उसको देखते हुए, तो शायद लोग हमें पागल कहते कि ऐसा कभी संभव है क्या? लेकिन आज वो संभव है। ज्यादा पुरानी नहीं, 10 साल पुरानी बात करें तो अगर हमारे मोबाइल में 2 GB का मेमोरी कार्ड होता था, 1 GB का मेमोरी कार्ड होता था, तो हम बहुत खुश या सीना चौड़ा करके घूमते थे कि मेरे मोबाइल में 2 GB का मेमोरी कार्ड है। आज 128 GB का कार्ड हमारे इस मोबाइल पे, कार्ड की भी जरूरत नहीं, 128 GB का इनबिल्ट स्पेस आ रहा है मोबाइल पे। तो आज का जो युवा है ऐसे फेज में जी रहा है जहां पे कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आप हर जगह देखेंगे कि कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल बेजा बढ़ता जा रहा है। 3G टेक्नोलॉजी को आया भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि 4G आ गई और अब 5G पे भी इंडिया पे काम हो रहा है। कई सारे देशों में 7G तक ऑलरेडी चल रहा है। तो जो स्पीड है इंटरनेट की वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो ग्रोथ है, जो परिवर्तन है टेक्नोलॉजीज में, वो भी बहुत तेजी से हो रहा है। पर कई सारे एरियाज, जैसे अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो बहुत सारी जगहों में, खास तौर पे जो ऐसे एरियाज हैं जो काफी रूरल है, वहां पे कई सारे बच्चों ने हो सकता है अभी भी कंप्यूटर ना देखा हो, और छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके लिए कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ही समझ पाना काफी मुश्किल होता है। कई बार टीचर ने कहा कि सर हमने इसके लिए क्या किया, हमने एक स्टेज बनाई अलग अलग, जिसमें हम कई स्टेज में काम करते हैं। जो पहला स्टेज है, पहला सेक्शन है, उसमें हम बच्चों को विजुअल लर्निंग कराते हैं। विजुअल लर्निंग का मतलब कि पहले बच्चों को कंप्यूटर दिखाया, उसने बच्चों को विभिन्न अंग बताए कि ये आपका मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये यूपीएस है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है इत्यादि। ये सारी जानकारी बच्चों को दी गई। उसके बाद शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि इसकी ड्राइंग आप चार्ट पेपर में बनाइए। बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है और बच्चे कंप्यूटर की, मतलब मॉनिटर की, सीपीयू की, माउस की, कीबोर्ड की, यूपीएस की इत्यादि ड्राइंग जो है अपने चार्ट पे बनाते हैं और उसको क्लास में चस्पा कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। अब बच्चे जब आते जाते हैं तो वो उस चार्ट को देखते हैं और जितनी बार देखते हैं उतनी बार वो चार्ट में बने हुए डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सीख रहे होते हैं। तो विजुअल लर्निंग के माध्यम से, मतलब देख करके ही बच्चा कंप्यूटर के कई सारे जो उसके पार्ट्स हैं उसको भली भांति याद हो गया, उसको समझ में आ गया कि ये जो डिब्बा होता है ऐसा ये सीपीयू कहलाता है, जो छोटा सा होता है जिसे हम स्क्रॉल करते हैं वो माउस कहलाता है, जो स्क्रीन होती है टीवी जैसी वो मॉनिटर कहलाती है इत्यादि। तो विजुअल लर्निंग के माध्यम से बच्चा समझ जाता है कि कौन से डिवाइस को क्या बोलते हैं और कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जब बच्चों को ये सारे पार्ट्स फेमिलियर हो जाते हैं तो टीचर इनके बारे में और डिटेल में बच्चों को बताते हैं कि किसका क्या काम होता है। कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अब क्यों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है सीपीयू, वो सारी बातें बताते हैं। कीबोर्ड का किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ये सारी बातें भी बच्चों को बताई जाती हैं। यूपीएस का क्या यूज होता है, ये सब बताया जाता है। इसके बाद आता है जो सेकेंड स्टेज आता है। बच्चों ने पहली स्टेज में तो विजुअल लर्निंग के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों को सीख लिया, ये हार्डवेयर की बात थी। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की। तो अब बच्चों को कमांड भी सीखनी है। कमांड सीखनी है मतलब कीज का क्या यूज है, बैक स्पेस का क्या यूज है, स्पेस बार का क्या यूज है, ऑल्ट की का क्या यूज है, शिफ्ट का क्या यूज है, कैप्स लॉक का क्या यूज है, डिलीट का क्या यूज है,
पेज अप पेज डाउन का क्या यूज है, नम लॉक का क्या यूज है इत्यादि, हम बच्चों की उम्र के हिसाब से उनको ज्यादा या कम कमांड के बारे में बता सकते। इसके लिए एक तरीका शिक्षक ने इजाद किया। शिक्षक ने कहा सर मैं क्या करती हूँ, मैंने बच्चों को ही अलग अलग उनके शर्ट पे छोटे छोटे स्टिकर बना दिए, जैसे ABCDEFGH ऐसे अल्फाबेटिकली, और कुछ बच्चों के मैंने शर्ट पे स्टिकर पे कमांड लिख दिया, जैसे बैक स्पेस, स्पेस बार, कंट्रोल, ऑल्ट, डिलीट एक्सेट्रा। अब बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। क्वेर्टी स्टाइल पे अगर आपने कीबोर्ड की कीपैड देखी होगी तो क्वेर्टी ऑफ स्टाइल पे होती है वो, तो QWERTYIOP स्टाइल पे होती है। हमने बच्चों को ऐसे ही खड़ा किया। खड़ा करने के बाद टीचर जो कमांड बोलते हैं उस कमांड पे वैसा काम करना पड़ता है। अगर कोई अल्फाबेट है उसके पास स्पेस बार या कर्सर होता है, एक बच्चा कर्सर बना रहेगा, वो आगे खड़ा होता है। फॉर एग्जांपल टीचर ने कहा बैक स्पेस, तो जो बैक स्पेस वाली बटन है, जो बच्चा जिसके में बैक स्पेस लिखा है वो मूव करने लगता है आगे की ओर, और जितने तक टीचर बोलेंगे कि 1 2 3 4 उतने में ही बैक स्पेस और कर्सर वाले बच्चा आगे बढ़ते रहते हैं। और इससे वो जो बच्चे जिनके अल्फाबेट लिखे थे, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है एप्पल, तो या हम बात कर लें लिखा हुआ है कैट, तो CAT, तो टीचर ने बोला कैट में से और में से टी डिलीट करना है मुझे, तो जिस बैक स्पेस वाला और कर्सर वाला बच्चा दोनों जाते हैं टी के पास और टी को पीछे कर देते हैं, तो अब CA बस लिखा हुआ रह जाता है। इस तरीके से बच्चों को विभिन्न कमांड्स का इस्तेमाल पता चलता है। अगर टीचर ने बोला डिलीट, तो डिलीट का भी यही काम होता है। टीचर ने बोला स्पेस बार, तो जो कर्सर रहता है वो आगे खड़ा हो जाता है, वो अपने हाथ ऐसे फैलाता है और दो शब्दों के बीच में गैप आ जाता है। तो इस तरीके से बच्चे कई सारी कमांड बड़ी आसानी से इन्वॉल्व होते हुए खेल खेल के माध्यम से सीख लेते हैं। अब इसका जो तीसरा स्टेप है साइट विजिट। साइट विजिट का मतलब होता है कि बच्चों को, पहले तो बच्चों ने खुद से देख लिया कंप्यूटर को, उसका इस्तेमाल देखा, कमांड वगैरह सीखी, उसके पार्ट्स के बारे में जाना। अब कई बार होता है क्या कि विद्यालय में 1 या 2 ही सिस्टम उपलब्ध और बच्चे उदाहरण के तौर पर 30, तो 30 बच्चों का सबका मौका पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर शिक्षक फिर भी इंश्योर करते हैं कि सारे बच्चों को चांस मिले, 5-5 मिनट के लिए ही सही। इसके बाद बच्चों को साइट विजिट पे ले जाया जाता है, जहां पे बच्चे इन कंप्यूटर का इस्तेमाल देख सकें कि इनका क्या क्या इस्तेमाल होता है। ये साइट हो सकती है लोकल डेटा एंट्री ऑफिस, या फिर शोरूम हो सकते हैं, होटल हो सकते हैं, जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है बिल के निकालने के तौर पे, या फिर डेटा प्रिंट करने के तौर पे, या प्रिंट आउट देने के तौर पे। तो ऐसी विभिन्न जगहों पे शिक्षक बच्चों को ले जाते हैं। तो इस गतिविधि से, इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं सीखते हैं, बल्कि वो ये भी देखते हैं, ये भी सीखते हैं, ये भी जानते हैं कि कंप्यूटर का कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहा है, और बच्चा उस हिसाब से कंप्यूटर के महत्व को भी सब तब समझने लगता है। और हो सकता है वो करियर भी इसी क्षेत्र में बनाना चाहे कि मुझे आगे चलकर कंप्यूटर इंजीनियर या IT इंजीनियर ही बनना है। तो इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके बारे में विभिन्न जानकारियां बढ़ाई जा सकती हैं, बच्चों को रोचकता, बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ाया जा सकता है कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया में। उम्मीद करता हूं आपको ये नवाचार पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है ड्रिप इरिगेशन थ्रू प्लास्टिक बॉटल। क्या है ड्रिप इरिगेशन थ्रू प्लास्टिक बॉटल? आइए थोड़ा सा इसको समझने की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो कई सारे देश हैं दुनिया के, या कई सारे शहर दुनिया के ऐसे हैं जहां पानी का लेवल धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। मैं अगर अपने एरिया की बात करूं तो कभी अगर 80 फीट में पानी निकल आता था बोरिंग के दौरान, तो अब 400 फीट, 450 फीट में भी कई बार पानी नहीं आता है। तो जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे अपने आप कम होता जा रहा है।
कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं पानी फ्री का आ रहा है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और लगातार पानी बहता जाता है। पर हमारे देश में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे हर साल सूखा पड़ता है। उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हर साल सूखा पड़ता है। बुंदेलखंड की बात करूं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, तो दोनों जगह ये स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, इतनी गंभीर कि लोग एक बाल्टी पानी के लिए भी तरसते हैं। राजस्थान में भी पानी की दिक्कत कैसी हम सब जानते हैं, उस छिपा पानी। तो पानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए कहा भी गया कि पानी नीरे राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी का जीवन में बहुत महत्व है। हम सब जानते हैं कि हम हवा और पानी दो ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बिना जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं। और अगर मैं पानी की ही बात करूं तो वैसे तो आपको सब जगह पानी दिखेगा, 2/3 जो धरती है वो पानी से भरी हुई है। लेकिन अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता सकूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3% ही पानी जो है वो फ्रेश वाटर है या पीने योग्य पानी। बाकी का 97% जो पानी है वो समुद्रों महासागरों में है, जो कि हम सब जानते हैं कि अत्यंत खारा है, जो ना कि पीने योग्य है ना ही कपड़े साफ करने योग्य है। तो सिर्फ 3% पानी है, और इसमें भी अगर मैं आपको और ज्यादा गहराई में बता सकूं तो उन 3% में भी सिर्फ 0.5% पानी ही है आपके और हमारे पास उपलब्ध है। बाकी का पानी या तो बर्फों में है, ग्लेशियरों में है, हिमालय में है, या धरती के बहुत गहराई में है, या फिर एटमॉस्फेयर वातावरण में है, जिस तक हमारी पहुंच नहीं है, जिसे प्राप्त आसानी से नहीं किया जा सकता। अब इसी बात का ध्यान रखते हुए कि बच्चों में पानी के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी, हम प्राकृतिक संसाधनों का जो बेजा इस्तेमाल करते हैं, उनका दोहन करते हैं, उनका सही उपयोग नहीं करते हैं, अगर बच्चों को बचपन से इसकी जानकारी दी जाए तो निश्चित तौर पर इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो बहुत बेहतर होंगे। और इसी कारण से शिक्षक ने कहा कि सर हमारे एरिया में ऐसा है कई बार कि अगर हम गोवा की बात करें तो समुद्री तट से घिरा हुआ एरिया है, तो या हम दूसरे राज्यों की भी बात करें तो पानी की बहुत समस्या है। जैसे मैंने कहा बुंदेलखंड या महाराष्ट्र की ही बात करें, तो इस कारण से टीचर ने कहा कि हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ड्रिप इरिगेशन सिखाते हैं। ड्रिप इरिगेशन एक छोटी सी तकनीक है जिसके माध्यम से पौधे लगाए जाते हैं। जब हम और आप और मैं अगर हम सब पौधे लगाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, तो पानी हम बाल्टी बाल्टी भर डाल देते हैं, जो मिट्टी में चला जाता है वो पौधे की जड़ों को सोखने के लिए उतने पानी की आवश्यकता नहीं होती और वो पानी खराब जाता है। टीचर ने कहा हम क्या करते हैं, हम बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं। टीचर ने कहा बच्चों को हम बताते हैं कि वो आसपास जो बॉटल्स देखते हैं, घर से कुछ बॉटल लेके आए कल, जिससे उन्हें हम सिखा सके और उन्हें सिखाया जा सके किस तरीके से ड्रिप इरिगेशन की जाती है। उसके बाद टीचर और बच्चे बॉटल लेकर के आते हैं, उस बॉटल में टीचर को छेद करते हैं आगे जहां पे उसका ढक्कन होता है, और उस बॉटल को उल्टा करके उस पे छेद किया और जमीन पे गाड़ दिया जाता है। इसका तो मुंह बराबर, अगर आप पतली वाली बॉटल लेंगे कोल्ड ड्रिंक या पानी वगैरह की, तो उसका जो ढक्कन होता है वो छोटा होता है, और उल्टा करके उसको ऐसे गाड़ देते हैं। इससे बूंद बूंद पानी सीधे जड़ों पे जाता है और उस वजह से पानी की बर्बादी होने से बच जाती है। मैं आपको एक बहुत सटीक उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने समाचार में पढ़ा था, न्यूज चैनल्स में देखा। अभी झाबुआ के एक व्यक्ति हैं, झाबुआ मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति हैं, रमेश बरैया जी, जो कि पेशे से किसान है। झाबुआ धार मध्य प्रदेश के उन एरियाज में से एक है जहाँ पे सूखा पड़ता है, कई बार पानी की बहुत समस्या है। इन्होंने से जब पत्रकार बातें कर रहा था तो उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ पानी की बहुत समस्या थी और हर साल सूखा पड़ता था। पेशे से हम किसान हैं, जिसकी वजह से हम खेती नहीं कर पाते थे, और स्थिति ये आ गई थी कि मेरा परिवार भूखा मरने के कगार पे पहुंच चुका था। उन्होंने कहा सर मैंने सोचा कि क्यों ना
ड्रिप इरिगेशन के बारे में उन्होंने कहा, मैंने कहीं सुना था कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से या फिर टीवी चैनल इत्यादि में कहीं देखा। उनका मैंने सोचा क्यों ना ये तकनीक हम अपने यहाँ भी इम्प्लीमेंट करें, इसे लागू करें। और उन्होंने ग्लूकोज की जो बॉटल होती है, ग्लूकोज आपने चढ़ता हुआ देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में, वो बॉटल्स फेंक दी जाती हैं। उन बॉटल्स को इन्होंने खरीदा या इन्होंने उन बॉटल्स को एकत्रित किया और उसके बाद उस बॉटल से ड्रिप इरिगेशन करना इन्होंने चालू किया। बॉटल को काट कर के उसमें से पानी डाला और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इन्होंने उससे किया। और आज ये एक खेती में 1.5 से 2 लाख रुपए बचा लेते हैं या उतने की कमाई कर लेते हैं। तो बहुत छोटा सा इनोवेटिव आइडिया। शिक्षक इससे विद्यालय में बच्चों के साथ पौधे लगाते हैं, उसमें बॉटल उल्टी करके डाल देते हैं और बॉटल से एक एक बूंद पानी रिसता रहता है और उससे विद्यालय में बाग भी लग जाता है, सुंदर पौधे भी लग जाते हैं और पानी की बर्बादी भी नहीं होती है। यही प्रक्रिया बच्चे अपने घरों में भी करते हैं, जिसका निश्चित तौर पे लाभ होता है वातावरण के लिए और प्रकृति दोनों के लिए। और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका भी दोहन या बेजा इस्तेमाल होने से बच जाता है। इन बॉटल्स को बच्चों की जिम्मेदारी होती है, शिक्षक उन्हें बताते हैं कि आप रेगुलर इंटरवल पे भरेंगे। जैसे ही आप देखते हैं कि बॉटल खाली हो गई है या एक टाइम डिसाइड किया जाता है कि 3 दिन में बॉटल खाली हो जाती हैं, 4 दिन में बॉटल खाली हो जाती हैं, तो डिसाइड किया जाता है कि इन बॉटल्स को इतने दिनों में सारे बच्चों की जिम्मेदारी होगी कि 3 दिन बाद अपनी अपनी बॉटल को वो भरे। बहुत आसान तरीके से पानी का दोहन इस ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किया जा सकता है। और वो प्लास्टिक बॉटल जो हम फेंक देते हैं उनका भी इस्तेमाल भली भांति यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये थे 2 इनोवेटिव आइडियाज जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये इनोवेटिव आइडियाज पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है इन इनोवेटिव आइडियाज के से संबंधित, या फिर आपके कोई एक्सपीरियंसेस, कोई अनुभव हैं जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर मेरे साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से आप देश भर के शिक्षकों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मुझे आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये नवाचार पसंद आए होंगे और जब हम अपने विद्यालय जाएंगे, जब विद्यार्थी विद्यालय आएंगे, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन नवाचारों में से कम से कम एक नवाचार तो अवश्य अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। इससे हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर और बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आपसे आज विदा लेता हूँ। कल मुलाकात करेंगे किसी दूसरे राज्य की नवाचार पुस्तिका के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।